नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 130वां एपिसोड सुना। इस कार्यक्रम को लेकर दरअसल ये जानकारी है कि कार्यक्रम परेड ग्राउंड स्थित दून लाइब्रेरी में आयोजित किया गया। इसी दौरान कई नेता भी वहां पर मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष संबोधित कार्यक्रम मन की बात के एपिसोड को उन्होंने सुना और कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र इस बार मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की ओर से किया गया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हर बार की तरह अपने तमाम और पार्टी के कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ सुनते हुए नजर आए। तो वहीं मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के 1 साल पूरे होने पर बयान दिया और कहा कि 27 जनवरी का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। देश की आज़ादी के बाद संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया था। देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, उसे सबसे पहले लागू करने का काम उत्तराखंड के लोगों ने किया है। उसका 1 साल सफलतापूर्वक पूरा हो रहा है। देखिए, ये 27 जनवरी का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि देश के अंदर हम पहले राज्य के रूप में ये गौरव हमको प्राप्त हो गया कि देश की आज़ादी के बाद देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान किया था कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और उसको सबसे पहले लागू करने का काम देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने किया है और उसका 1 साल सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। और मैंने जिस दिन ये लागू हुई थी तो उस दिन मैंने कहा था कि ये समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री है, गंगा है, जैसे देवभूमि उत्तराखंड से मां गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की भी गंगोत्री पूरे देश को आने वाले समय में लाभ देगी। तो वहीं हर की पैड़ी पर भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया और यहां पर गंगा हिंदू सम्मेलन समिति की ओर से इसका आयोजन किया गया। आपको बताएं कि संत समाज और आरएसएस से जुड़े हुए लोग भी इस आयोजन में शिरकत करते हुए नजर आए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर इस सम्मेलन में संत समाज और आरएसएस से जुड़े हुए तमाम लोगों की भागीदारी रही। आपको ये बताते चले कि इस सम्मेलन गंगा हिंदू सम्मेलन समिति की ओर से आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में साधु संत, साध्वी और आरएसएस से जुड़े हुए तमाम लोग शामिल हुए। इस सम्मेलन के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही, जिससे हर की पैड़ी का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय नजर आया। खाना भी निकाल दे। तो वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताया जाए, शारदीय कांवड़ मेले के सफल संचालन के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जहां हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी ने एचआरडीए सभागार में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और इसमें सभी संगठन को व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ बिजली, पानी और पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन को तैयारी करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ 2 फरवरी से शुरू हो रहे मेले के लिए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने, आपसी समन्वय से तैयारियां समय पर पूरा करने और कांवड़ यात्रियों की यात्रा को सरल, सुगम, आसान, सुरक्षित व सुखद बनाने के निर्देश दिए गए। वन, सिंचाई, पर्यटन, जिला पंचायत को सफाई दुरुस्त रखने, नगर निगम को शहरी क्षेत्रों में दिन में 3 बार कूड़ा उठाने के लिए और साथ ही साथ जो नजीबाबाद मार्ग है उस पर साइनेज बोर्ड लगाने के लिए कहा गया है। जो साइन बोर्ड है उनको लगाने के लिए कहा गया है, ताकि जो आवाजाही है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और किसी प्रकार का कोई हादसा भी ना होने पाए। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है,
और शिवरात्रि से लगभग 12-15 दिन पहले कांवड़िया शुरू हो जाते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश कार्य बताए गए और सिंचाई विभाग, PWD, प्राधिकरण सबके द्वारा अपने अपने कार्य बताए गए। तो उस के उपलक्ष्य में ये सभी की एक समीक्षा बैठक रखी गई थी और उसमें आगे क्या किस रूप में मेले को कराया जाना है और क्या क्या व्यवस्थाएं कराई जानी है, वो सब आज बैठक में पुलिस के साथ, सिंचाई विभाग, PWD, NHAI के साथ एक इंस्पेक्शन भी रखा गया है। तो 28 को पूरा इंस्पेक्शन करके जहाँ जहाँ जो कमियाँ रहेगी रास्ते में उस कमियों को पूरा करा जाएगा। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां मुनस्यारी क्षेत्र में 23 जनवरी को हुई भारी बर्फबारी के बाद जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर फिर से लौटता दिखाई दे रहा है। जहां बर्फबारी के कारण सीमांत क्षेत्र में स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हालांकि एक और ये तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरीके से लोगों ने बर्फबारी का और स्नोफॉल का आनंद भी लिया, लेकिन दूसरी तरफ जाम में फंसे हुए लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं थल मुनस्यारी मोटर मार्ग को बहाल कर दिया गया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। बिजली आपूर्ति को लेकर विभाग के जूनियर अभियंता ने टेलीफोन के जरिए जानकारी दी कि लगभग 48 घंटे बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। मौसम साफ होने के साथ ही क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने लगी है और वही वन विभाग और स्थानीय सामाजिक लोगों की ओर से पर्यटकों से अपील की जा रही है कि वो सावधानी पूर्वक यहाँ पर आएँ या फिर सावधानी बरतें। खलिया टॉप और थमरी कुंड ट्रैक मार्ग में अभी भी 2 से 3 फीट तक बर्फ जमी हुई है। अब ऐसे में इन जगहों पर जाने से फिलहाल बचाव रखा जाए, इस तरह की अपील लोगों से की जा रही है। मैं ये यहाँ अपने खलिया द्वार और बिजली द्वार हनुमान मंदिर के पास और काला मुनि के पास आया हुआ हूँ। यहाँ काफ़ी पर्यटकों का आवाजाही है और इनको ये भी बता देना चाहता हूँ कि खलिया टॉप जब तक रास्ता न खुले तब तक यहाँ प्रवेश वर्जित है और ये थामरी कुंड को भी रास्ता न बर्फ़ से ढका पड़ा है, क्योंकि यहाँ भी रास्ता नहीं है क्योंकि ज़बरदस्ती न जाया जाए। और सभी पर्यटकों से अनुरोध है कृपया अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखते हुए चलें और काफ़ी इंजॉय करें। ऐसी बात नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती खलिया टॉप और थामरी कुंड इधर को जाना वर्जित है। मैं समस्त पर्यटकों से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग मुनस्यारी आए, आपका स्वागत है, बर्फ़ का आनंद लीजिए, आपका स्वागत है। लेकिन जब तक प्रॉपर तरीके से जो थामरी ट्रैक हमारा सुचारू नहीं हो जाता तब तक आप लोग वहां पे नहीं जाएं, क्योंकि जंगल का पूरा रास्ता है और अपना जान मान का खतरा भी हो सकता है। हम आगे कौन सा टोल वो बहुत ही ज़्यादा थमरी कुंड जाने वाले थे, लेकिन यहाँ के स्टाफ ने हमें रोक दिया, वहाँ के जाने की अनुमति नहीं दी। यहाँ बहुत अच्छा लगा, यहाँ बर्फ बहुत ज़्यादा है, पहले बार में ही बढ़िया स्नोफॉल हो रहा है, हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जस्ट थोड़ी देर पहले ही स्नोफॉल रुका है, अभी बहुत मजे मस्ती कर रहे हैं हम यहाँ। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर और श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज को उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार जाते समय बॉर्डर पर रोक दिया। अब बताया ये जा रहा है कि वे UGC एक्ट के विरोध में हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर 1 दिवसीय सांकेतिक उपवास करने के लिए जा रहे थे। महाराज ने इसे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया और अधिकारों का हनन बताते हुए विरोध जताया, लेकिन भारी पुलिस बल के कारण वे आगे नहीं बढ़ सके। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने UGC एक्ट को हिंदू समाज के लिए घातक बताते हुए संत समाज से इसके खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर संत समाज का मौन गंभीर परिणामों का संकेत है। इससे पहले 23 जनवरी को दिल्ली जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध के दौरान भी गाजियाबाद में उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। है क्या कोई आपको भंडारी जी एक बात आप अच्छा भंडारी जी मुझे एक बात मेरा अल्टीमेटम नहीं है। देखिए सुनिए एक सरकार ने नियम बनाया, थोड़ी आपका हरिद्वार का है,
कब्जा है क्या? कोई आपको भंडारी जी एक बात कर, आप अच्छा भंडारी जी मुझे एक बात दीजिए, मेरा अल्टीमेटम नहीं है। इधर उधम सिंह नगर के जसपुर में बढ़ते नशे के खिलाफ अब क्षेत्र के युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है और इसी क्रम में जसपुर में क्षेत्र के युवा, महिलाएं और स्थानीय लोग इकट्ठा हुए और पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल के नेतृत्व में क्षेत्र को जागरूक करने के लिए युद्ध नशे के विरुद्ध बैनर के तले रैली भी निकाली गई। इस रैली में दरअसल ये जानकारी है कि रैली मोहल्ला नत्था सिंह से शुरू होकर मुख्य मार्ग होते हुए सुभाष चौक पहुंचकर खत्म हुई। इसी दरमियान मीडिया से मुखातिब होते हुए शैलेंद्र मोहन सिंगल ने बताया कि जनता में खासा आक्रोश है, नाराजगी है। क्योंकि युवा पीढ़ी नशे के जद में लगातार आ रही है और नशे के देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये संकल्प है कि नशे को खत्म किया जाए, देश और प्रदेश को नशा मुक्त बनाया जाए। और इस रैली के माध्यम से यही कहना है कि ये सिर्फ नत्था सिंह की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे उत्तराखंड की दिक्कत है, परेशानी है। और इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि नशे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और युवाओं को नशे से बाहर निकालने का काम किया जाए। तो नशे का कारोबार मोहल्ले मोहल्ले में चल रहा है। ये लोग जो हैं उसके विरुद्ध एक हैशटैग, एक युद्ध नशे के विरुद्ध को लेकर यहाँ पर रैली का आयोजन किया जा रहा है और बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। सबकी इच्छा यही है कि ये जो विसंगति है और एक गलत आदत है, ये समाज से दूर होनी चाहिए और हमारे जो युवा रास्ते से भटक रहे हैं, कारोबार नहीं कर पा रहे, घर पर बोझ बन गए हैं, परिवार पर बोझ बन गए हैं, समाज पर बोझ बन गए हैं, उनको सही रास्ते पर लाया जाए। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी वो लगातार बयान देते रहे हैं कि हम इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर कर रहे हैं और कराई जाएगी। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताया जहाँ कालाढूंगी नगर पालिका में गुलदार का आतंक देखने को मिला, जिससे आम जनमानस को कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। लगातार बढ़ रहे मानव वन्य जीव संघर्ष के चलते पहले भी नाबालिग किशोरियों को गुलदार ने अपना निशाना बनाया था। अब ताज़ा वीडियो एक व्यक्ति के घर का है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में डर का माहौल, दहशत का माहौल भी बना हुआ है। वही मामले में पर्यावरण प्रेमी और कॉर्बेट ग्राम विकास समिति अचानक है। ये कहना चाहूँगा कि इनकी एक संख्या बढ़ रही है, जिस संख्या की बढ़ने की वजह है कि जंगल तो उतने एरिया में है और इनकी काफ़ी संख्या बढ़ती जा रही है। बाघ हो, लेपर्ड हो, तो ज़्यादातर जो है रिहायशी क्षेत्र में लेपर्ड आ रहा है। तो अभी बीच में आज से 2-3 साल पहले, 3 साल के लगभग पूर्व में भी यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची को वो उठा करके ले गया था, लेकिन तुरंत उसके बाद जो है गांव के सभी लोगों ने हल्ला वल्ला करा तो वो लाश वहीं पे मिली, तो उसको पकड़ा भी गया था। तो इस प्रकार की घटना जो है पहले वो हुई। अब जो है ज़्यादातर जो है आबादी क्षेत्र में जो है इनका आना एक चिंता का विषय है। इसमें जो है वन विभाग भी ने भी काम करना चाहिए कि तुरंत जो है कोई जनहानि यहाँ पे घटित ना हो। उधम सिंह नगर में कई प्रमुख नदियों में खनन की इजाज़त प्रदान कर खनन करने की अनुमति दी जाती है, जिसको चुगान कहा जाता है। लेकिन चुगान की जगह खनन माफिया मशीनरी का इस्तेमाल कर खनन के मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन की चुप्पी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की इन्वॉल्वमेंट की, यानी कि उनकी भी इसमें सहभागिता है, उसको दर्शा रही है। आपको ये बताते चले कि जनपद की कोसी नदी, जो कि जिले के सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में 1 दशक से खनन कारोबार किया जा रहा है।
इसी की आड़ में अवैध खनन को अंजाम दिया जाता है। अवैध खनन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सरकार के राजस्व में करोड़ों का चूना लगने लगा, जो कि जिले के बड़े अधिकारियों की देखरेख में चलता रहा। अब इन सब के बीच 2 सालों से उत्तराखंड में अवैध खनन को रोकने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे दिया गया है। उसके बाद इस कंपनी ने अवैध खनन को अंकुश लगाने के लिए चौकियां बनाई, लेकिन ये भी रोक नहीं लग सकी है, यानी यहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हो पाया। जिले के खनन अधिकारी चुप्पी साधे हुए मूक दर्शक बने हुए हैं। तो वहीं अवैध खनन का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुका है। और इसमें यूपी के भी हैं हमारे कुछ से ये सिंडिकेट आया यहाँ, इनके पीछे बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जैसे इनका कहते हैं रेवेन्यू बड़ा है, रेवेन्यू में जिस तरह वो खनन कर रहे हैं, अगर उस तरह लोकल लोगों को दिया जाए तब भी रेवेन्यू बढ़ेगा। दूसरी बात, किसान अपनी मिट्टी तक नहीं उठा सकता, इन्होंने नॉर्म्स की धज्जियां उड़ा रखी हैं। देखिए, अवैध खनन ये प्रकृति का दोहन हुआ, और जब हम ऐसे विषयों पे हम संवेदनशील नहीं होंगे तो कोविड जैसी महामारियां पैदा होंगी। देश में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, जो उपज है वो भी कम हो जाएगी, वन संपदा कम हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं मानव जीवन पे संकट आएगा। इसीलिए अवैध खनन पर प्रतिबंध होना चाहिए। चुगान के जो पट्टे थे वो नियमानुसार कार्य किए जा रहे हैं, मैनुअली कार्य किया जा रहा था, कोई भी अवैधता हमें नहीं पाई गई। और जहाँ तक जो वीडियो में ट्रैक्टर जो हमें दिखे थे उसके संबंध में हमारे द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया है, और हमें जो भी सूचना मिलती है, कभी भी कोई शिकायतें आती हैं तो लगातार हम क्षेत्र में कार्रवाई करते रहते हैं, और भविष्य में भी बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। किसी भी अवैध गतिविधि को नहीं चलने दिया जाएगा। कालाढूंगी तहसील में आयोजित प्रवर्तन समिति की बैठक में एसडीएम कालाढूंगी विपिन चंद्र पंत ने सभी भूमि संबंधित मामलों में सुनवाई करते हुए कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया, जबकि कई मामलों में दरअसल हल्का पटवारी और कानूनगो को 1 हफ्ते के अंदर मामला निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने निर्देश दिया है, और साथ ही साथ एसडीएम विपिन चंद्र पंत की अध्यक्षता में हर शनिवार को कालाढूंगी तहसील में प्रवर्तन समिति की बैठक के जरिए क्षेत्रवासियों और शहरवासियों के भूमि संबंधित मामलों को सुना जाता है और उनके समाधान की तुरंत कार्रवाई की जाती है, ताकि क्षेत्रवासियों को लंबे प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े, लंबे प्रोसेस से ना गुजरना पड़े। इसी दौरान उप प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पंकज जोशी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अभिनव कुमार समेत तमाम राजस्व कर्मी इस दौरान मौजूद नजर आए। 17 में मेरी बेटी के नाम पे यहाँ ज़मीन खरीदी थी छोटी हल्द्वानी में, उसमें थोड़ा सा संशोधन करवाना था हमें। मैं अपने प्लॉट में गई थी इस वजह से, तो पहले मैं अपने प्लॉट में गई थी तो मैंने वहाँ देखा वहाँ कोई अतिक्रमण कर रहा था, उसमें थोड़ा संशोधन था, तो हमने यहाँ तहसील में आए और संशोधन के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन लगाई, और ये 2-3 महीना हो गया है, हम परेशान हो रहे थे। आज जनता दरबार में हम एसडीएम साहब के पास गए तो उन्होंने हमें सांत्वना दी और उन्होंने कहा कि तहसीलदार साहब के द्वारा एक आपका संशोधन दरबार जो सरकार ने लगाया है बहुत अच्छा, मतलब ये पहल है। और उसमें आज हम कालाढूंगी के तहसील उसमें पहुँचे हैं, जिसमें एसडीएम साहब को जो हमने एप्लीकेशन दी थी वो एप्लीकेशन दी थी देचोरी, एक देगांव हमारा पड़ता है, गांव पड़ता है, जिसमें संदीप आनंद नाम का जो एक बिल्डर है उसके द्वारा ये मान के चलिए कि 2-3 से इतने वर्षों से गोपाल सिंह जी हमारे कृषक हैं, किसान हैं, इनको इतना प्रताड़ित कर दिया गया है कि ये मान के चलिए इनके ऊपर केस पे केस, एफआईआर पे एफआईआर, अब ये मान के चलिए इतनी एफआईआर हो चुकी है, ये इतने पीड़ित हो चुके हैं। 19 प्रकरण हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, जिनमें हमारे 3 प्रकरणों का निस्तारण वहाँ पर हो गया था, और शेष जो प्रकरण थे वो पैमाइश से संबंधित होने के कारण उनमें 3 दिवसों का समय दे दिया गया है। कंसर्न जो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनको 3 दिवस का समय दिया है। कुछ प्रकरणों में 1 वीक का टाइम दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य भी चल रहा है, और साथ ही जो है उसमें एक प्रॉपर पैमाइश की, एक मेजरमेंट की और डिमार्केशन एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ेगी।
तो चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताएं, जो चंपावत जिले में लंबे समय से बारिश नहीं होने के चलते जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों के जरिए खेतों में बोई गई फसल पूरी तरीके से सूख चुकी है, जिस कारण किसान पूरी तरह से मायूस और निराश हैं। जिला किसान संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष नवीन करायत और जिला मीडिया प्रभारी मोहन चंद्र पांडे ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि अक्टूबर के महीने से एक बूंद पानी नहीं बरसा है, यानी बारिश ना के बराबर है, जिस कारण किसानों की फसलें पूरी तरीके से सूख चुकी हैं। उनका कहना है कि पर्वतीय क्षेत्र के किसानों की आजीविका पूरी तरीके से खेती और पशुपालन पर निर्भर रहती है। किसानों पर बैंकों का ब्याज यानी लोन और ज़्यादा बढ़ चुका है। तो देखिए, किसान जो है वो लोन में भी डूबे हुए हैं, उनका ब्याज दर भी लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में किसी प्रकार की कोई किसानों की मदद ना हो पाना ये उनके लिए भी काफ़ी चिंताजनक है। हम लोग किसान हैं, हम पूरे वर्ष का बजट हमारा खेती से बनता है, भली बात आप भी जानते हैं। तो पिछले 5 महीनों से हमारे क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से हमारे कामों में बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। खेती में एक तो जो हमारी नकदी फसल होती है, आलू है, मटर है, अन्य हरी सब्जियां हैं जिनको हम बाज़ार में लाते थे, जिससे हमारी आजीविका मिलती थी, हमको पैसा मिलता था, रोजी रोटी चलती थी, वो सब खत्म हो गई है। दूसरा, रबी की फसल हमारी गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर जो दालें होती थी वो भी प्रभावित हुए, मतलब जमा ही नहीं है इस बार। देखिए सर, स्थिति बहुत ख़राब है। पिछले सर्वविदित है कि 3-4 महीने से जो है बारिश नहीं हुई है, बारिश का एक बूंद भी जो है बारिश की नहीं हुई है। जो लोगों ने गेहूं या मटर जो भी साग सब्जी हो या चाहे फसल लगाई है वो पूर्ण रूप से सूख गई है। गेहूं जो लोगों ने लगाया था वो तो जमा ही नहीं है कहीं कहीं पर, तो इस समय जो है बहुत बुरी दशा है। इससे पहले आपने देखा होगा जो सीट्रस फल, जो सीमांत क्षेत्र में सीट्रस फल जो होते हैं उनका भी 2-3 रुपये 4 रुपये मार्केट भाव था, जो सीमावर्ती क्षेत्रों से मार्केट तक लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बल्कि वो अभी तक पेड़ों में सूख रहे हैं। तो किसान, देखिए किसान जो है हर जगह से किसान मायूस है। आगे बढ़ लेते हैं। आपको बताया जाए, अल्मोड़ा के चौमू स्थित खत्याड़ी पिंपिंग योजना का जिलाधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने ये कहा इस दौरान कि पिंपिंग योजना लगभग तैयार है। फिल्ट्रेशन प्लांट पर वन भूमि ट्रांसफर की आवश्यकता है, जिसे वन विभाग के साथ बैठक कर भारत सरकार के जरिए स्वीकृत करवा लिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि इस पेयजल योजना के शुरू होने से स्थानीय लोगों की पेयजल की समस्या का समाधान हो पाएगा। पंपिंग पेयजल योजना है, तो उधर निरीक्षण जो हमने करा, इनफिल्ट्रेशन वेल हमारा तैयार हो गया। आगे हमारा जो पंप थे वो भी तैयार हो गए थे, बट बीच में जो हमारा फिल्ट्रेशन टैंक था वो तैयार नहीं हो पा रहा था। उसका मेन रीज़न था फॉरेस्ट क्लियरेंसेस नहीं आ रखे। तो कल हमने उसकी मीटिंग रखी और मैं आशा करता हूँ कि हम ऑब्जेक्शंस क्लियर करके भारत सरकार को जो भेजेंगे तो हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाएगा, जिसके बाद हम वहाँ काम कर सकेंगे। और उसके बाद जो पानी की समस्या है, जो हम देखते हैं अल्मोड़ा में ज़्यादातर लोगों की, जो हमारे जन जन की सरकार में रही है, पानी की समस्या है, तो वो एक तरीके से जब हम ऐसे बॉटलनेक्स को क्लियर करते हैं तभी सॉल्व हो पाती है। और आशा करता हूँ जिस एरिया को वो पंपिंग योजना सर्व कर रही होगी उधर हम पानी की समस्या को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर पाएंगे। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। आपको बताया जाए, रामनगर कॉर्बेट पार्क से सटे तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटो इको टूरिज्म सफारी जोन में वन्य जीव पर्यटन के नियमों की अनदेखी का मामला सामने आने के बाद वन विभाग ने सख्त रुख इख्तियार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आए एक वीडियो का संज्ञान लेते हुए तराई पश्चिमी के डीएफओ प्रकाश आर्य ने 2 जिप्सियों, उनके चालकों और उनमें बैठे नेचर गाइड्स को अनिश्चितकाल के लिए सफारी जोन में प्रवेश करने से रोक दिया है। अब डीएफओ प्रकाश आर्य ने जानकारी दी और ये बताया कि 13 जनवरी 2026 को सुबह की पाली के दौरान, यानी सुबह की शिफ्ट के दौरान, फाटो इको टूरिज्म सफारी जोन में नेचर गाइड और जिप्सी चालक के जरिए नियमों के खिलाफ सफारी करवाई गई। और वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा गया कि टाइगर की मौजूदगी की सूचना मिलते ही जिप्सियों को निर्धारित गति से कहीं ज़्यादा तेज रफ्तार में चलाया गया और वाहन को बाघ के बेहद नज़दीक ले जाया गया। डीएफओ प्रकाश आर्य का कहना है कि इस तरह का कोई भी काम सफारी के दौरान बर्दाश्त नहीं होगा। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।